नमस्कार। जनादेश कार्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम ये सभी जानते हैं कि भारतीय गणराज्य के इस लोकतांत्रिक महापर्व के अंतिम बेला में आज हम चर्चा करेंगे जनादेश कार्यक्रम में। जैसा कि हम जानते हैं कि 16वीं लोकसभा के गठन का रास्ता अब लगभग साफ हो चुका है और जनता ने क्लियर कट लगभग अपना मैंडेट, अपना जनादेश हमें दे दिया है। मैं रितेश सक्सेना और मेरे साथी। नमस्कार, मैं आदित्य श्रीवास्तव। हम बात करेंगे आज अपने अतिथिगणों के साथ में। हमारे साथ में पंकज चतुर्वेदी जी हैं। आप मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भाजपा के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी हमारी इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं और सीपीएम के प्रवक्ता बादल सरोज जी भी शिरकत कर रहे हैं। बादल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो जैसा कि जनादेश कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं, आज जीत का जश्न मना रहे हैं कि आज एक पार्टी को, एक राजनीतिक दल को जनता ने अपना क्लियर कट मैंडेट दे दिया है और लोकसभा के गठन की तैयारी, उसका रास्ता लगभग साफ हो चुका है। तो बतौर कांग्रेस के प्रवक्ता आप, पंकज चतुर्वेदी जी, आप क्या सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स की कहाँ कुछ कमी छूट गई या कहाँ ऐसी बात रह गई जिसमें मध्य प्रदेश में लगभग सुपड़ा सा साफ हो गया कांग्रेस पार्टी का? देखिए रितेश जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को मैं कांग्रेस पार्टी के, मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से बधाई देना चाहता हूं जी। निश्चित तौर पे उनको एक सफलता मिली और अभूतपूर्व सफलता मिली है। आपने बात बिल्कुल ठीक करी कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जनता ने नहीं चुना। ये निश्चित तौर पे एक गंभीर प्रश्न है और कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता और चिंतन दोनों का विषय है। हमारी पार्टी पिछले 10 साल से सरकार में थी। इन 10 सालों में हमने ये प्रयास किए कि देश के आम आदमी के विकास के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए, उसके पोषण के लिए जो हो सकता है वो करें। चाहे आरटीआई की बात हो, आरटीई की बात हो, फूड सिक्योरिटी बिल की बात हो, लैंड रिफॉर्म्स की बात हो, लोकपाल की बात हो, वन अधिकार कानून की बात हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको हमको लगा कि मनरेगा जैसे हमारी योजना थी, इसमें हमने कोशिश करी कि लोगों को रोजगार दिया जाए। इन सब योजनाओं के आधार पे हम लोगों को 2009 में वापसी करी। जो योजनाएं हमारी शेष थी उसको हमने 2009 से 2014 के कार्यकाल में पूरा करने का प्रयास किया। पर देश की जनता ने जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है, वो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को सिर से लेकर पैर तक आत्मावलोकन के लिए एक अवसर देता है। बल्कि मैं कहूँगा कि ये हमारी बाध्यता है कि हमको इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी निसंदेह देश की सबसे पुरानी पार्टी है। 128 साल की हमारी पार्टी है। यदि हम 6-7 दशक का भारत का राजनीतिक लोकतंत्र की बात करें तो उसमें लंबे समय तक हमको इस देश की जनता ने शासन करने का, सेवा करने का अवसर भी दिया। पर उस सब के बाद यदि पार्टी आज इस दशा में आती है कि हम अभी तक का सबसे खराब प्रदर्शन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर चिंताएं गंभीर हैं। इस विषय में कांग्रेस पार्टी के स्तर पर दिल्ली में मंथन और विचार विमर्श प्रारंभ हो चुका है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दोनों ने मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बधाई दी और अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की। सोनिया जी ने भी साफ तौर पे कहा कि मैं अध्यक्ष हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी, और राहुल गांधी जी ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करी। बिल्कुल पंकज जी, जिम्मेदारी स्वीकार करनी भी पड़ेगी। एक इतनी बड़ी जो हार है ये स्वीकार करना भी जायज सी बात है। रजनीश जी, किसकी लहर, शिवराज सिंह चौहान या मोदी? भारतीय जनता पार्टी की लहर। और शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री के नाते, चूंकि लंबा समय मुख्यमंत्री के कार्यकाल के रूप में उनका रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी लोकप्रियता, मध्य प्रदेश सरकार की नीतियां, कार्यक्रम, जन कल्याणकारी जो गतिविधियां सरकार की रही हैं वो, और स्वाभाविक रूप से चूंकि हमने प्रधानमंत्री उम्मीदवार करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को घोषित किया था और पूरे देश में उनकी लोकप्रियता जबरदस्त थी, जो पूरे अभी देश ने आज देखी भी। तो मुझे लगता है कि इन दोनों की और इन दोनों के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के ही दोनों नेता हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर, नेतृत्व को लेकर जनता ने पसंद किया है और कांग्रेस का रिजेक्शन हुआ है। रजनीश जी, अभी कुछ ही समय पहले शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की भाजपा मुख्यालय पर और उन्होंने अपने सारे कार्यकर्ताओं को ये बात कही है कि अब संयम बरतने की बहुत आवश्यकता है और इस जीत को बड़े ही संयम के साथ में लें, विनम्रता के साथ में लें और लोगों से ऊंची आवाज में बात न करें। इस बात को लेकर के आपका क्या सुझाव, क्या कहना है? बिल्कुल स्वाभाविक रूप से राजनाथ जी ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जो पत्रकार वार्ता आयोजित की आज दिन में, उन्होंने भी यही कहा। कई बार जीत के क्षण ऐसे होते हैं कि कई कार्यकर्ता उन्मादित हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि विनम्रता के साथ में जीत को स्वीकार करके, क्योंकि 30 साल बाद पहली बार
बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 30 साल बाद मिला है। रजनीश जी, इशारा कार्यकर्ताओं के लिए था या नेताओं के लिए भी था? कार्यकर्ता भी नेता होता है, नेता भी कार्यकर्ता होता है। हर स्तर पर जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं जहां वो काम करता है वहां जनता को नेतृत्व देता है, और जो नेता है वो कार्यकर्ता की भावना से संगठन में काम करता है। इसलिए संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। बादल साहब, आपको क्या लगता है कि जैसा कि कहा जा रहा था कि क्लियर कट अगर हमें मैंडेट मिलता है, सभी पार्टियां अमूमन चुनाव से पहले कहती ही हैं कि हमें बहुमत मिलेगा, लेकिन इस बार आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसा प्रॉमिस किया था, जैसा लोगों को कहा है, जो वायदे किए हैं, जिनकी वजह से यूपीए सरकार से जनता त्रस्त हो गई थी, अब आपको क्या लगता है कि ये क्लियर कट जो मैंडेट मिला है, जो जनादेश मिला है, उसकी वजह से अब आगे आने वाले समय में, भविष्य में 5 साल ये जो सरकार बनेगी, इसमें क्या भविष्य दिखाई देता है? देखिए, मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करना चाहता हूँ। जी इरशाद। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। क्या बात है। ये जो निर्णायक जनादेश आया है, इस निर्णायक जनादेश के पहलुओं को पहचानने की कोशिश अगर जीतने वाले लोग करेंगे तो वो भी ठीक नहीं करेंगे। ये जनादेश महंगाई के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भयानक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था, एरोगेंस के खिलाफ है, और इन सारी चीज़ों को सुधारने का प्रयत्न अगर हम नहीं करेंगे तो विकल्पहीनता का फायदा उठाकर उस शून्य को भरने के लिए कोई न कोई आएगा। दूसरा पहलू जो मैं रेखांकित करना चाहता हूँ वो ये कि इस पूरे चुनाव में लगा नहीं कि कोई इसकी वैकल्पिक नीतियों को लाने की बात कर रहा है। पंकज भाई ने जो कहा वो सारे काम यूपीए 1 के कार्यकाल में हुए थे। यूपीए 2 के कार्यकाल में केवल भ्रष्टाचार हुआ है, महंगाई बढ़ाई गई है, उसकी सजा मिली है। बादल साहब, आपकी बात जारी रहेगी, आपसे हम और विचार विमर्श करेंगे, साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता ग्वालियर से नवीन जी लाइन पर हैं। आइए हम जानते हैं कि वहां पर क्या माहौल है। बिल्कुल, आइए चलते हैं ग्वालियर। नवीन, काफी सीट थी ग्वालियर, बड़ी देर बाद नतीजे लगभग साफ हो पाए ग्वालियर में। अब क्या चल रहा है वहां पर, किस तरह की चीजें आप वहां देख पा रहे हैं? देखिए, जो मतगणना का कार्य था वह पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और यहाँ पर जो नरेंद्र सिंह है प्रदेश अध्यक्ष, काफी कड़ी टक्कर के बाद जीते हैं और अभी उन्हीं का इंतजार यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि जो प्रमाण पत्र है वह नरेंद्र सिंह को ही प्रदान किया जाए। उनके तरफ से कई लोग भी आए थे, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ये उसी कैंडिडेट को दिया जाता है, जीतने वाले को। तो अभी नरेंद्र सिंह जी का यहाँ पे इंतजार हो रहा है और उनका आने का लगभग 8 बजे का समय बताया जा रहा है कि 8 बजे आके वो यहाँ प्रमाण पत्र लेंगे। और यहाँ पूरे ग्वालियर चंबल संभाग की यदि बात करें तो जो 1 सीट गुना की जीती है, बाकी 3 सीटें बीजेपी के हाथ में ही है। ग्वालियर सीट जो थी वो केवल काफी महत्वपूर्ण हो गई थी और यहाँ पर हम एक बार कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मोदी लहर का इफेक्ट दिखाई दिया है और मोदी लहर की वजह से नरेंद्र सिंह जो तोमर है उनको कहीं ना कहीं विजय श्री प्राप्त हुई है। वहीं अशोक सिंह है, उन्होंने काफी कड़ी टक्कर दी है और जो नरेंद्र सिंह उन्होंने 29,699 की लीड देकर ये विजय श्री अपने हाथ की है। जी बिल्कुल मनीष, 2 ही सीट लगभग इन 29 की अगर बात करें तो एक ये ग्वालियर की सीट थी, दूसरी सतना की सीट थी, जिन पर काफी नेक टू नेक फाइट या बहुत करीबी समीकरण बन रहे थे। कार्यकर्ताओं की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें, थोड़ी देर बाद नरेंद्र सिंह तोमर वहां पहुंच जाएंगे। कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया आप किस तरह से देख पा रहे हैं? क्या कार्यकर्ताओं के भीड़, कार्यकर्ताओं का समूह वहां पर पहुंच चुका है? लगता है कि हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है। आदित्य, आप दोबारा उनसे प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लिंक जब तक इस्टेब्लिश होती तब तक हम बादल साहब से बात करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि ये सारा घटनाक्रम यूपीए 2 के कार्यकाल में हुआ और जो मुख्य आपने फैक्टर बताए, एक तो भ्रष्टाचार, दूसरा एरोगेंस, महंगाई। तो जो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो एक सबसे बड़ा मुद्दा निकल करके सामने आया है और जनता अब इसके खिलाफ एकजुट होकर के खड़ी हो गई है। ये तो इस बार जो मैंडेट मिला है उससे स्पष्ट जाहिर होता है। नहीं, मैं 1.5 मिनट लेके 2 बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि इस पूरे चुनाव में ये सारे मुद्दे लोगों के बीच में चर्चा का विषय नहीं बने, जो खेद की बात है। जी, भारत जैसे लोकतंत्र में जनता के मुद्दों को मुद्दा बनना चाहिए, व्यक्ति केंद्रित पूरा अभियान चला। दूसरी चिंताजनक बात यह है कि इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए आउटसाइड फोर्सेज जिस तरीके से खुलेआम में आई हैं, खासतौर से कॉरपोरेट मार्केटिंग और कॉरपोरेट फंडिंग, वो बहुत चिंताजनक बात है। क्योंकि कॉरपोरेट फंडिंग में आज जो फाइनेंशियल कैपिटल पूरी दुनिया भर में घूमने लगी है, कल को ये काल्पनिक स्थिति नहीं है, कल को ये हालत पैदा हो सकती है कि दुबई की कोई कंपनी आए
और 5,000 करोड़ की जगह 25,000 करोड़ रुपए खर्च करके मार्केटिंग करे और अपने किसी भी पिट्ठू को ले आए। इसलिए ऐसे चुनाव सुधारों की सख्त आवश्यकता है जो चुनाव को भी नियमित और अनुशासित करने की कोशिश करें। और तीसरी और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता था कि स्वागत है, नई सरकार बनी है, हम लोग उम्मीद करेंगे कि जिन कारणों से ये सरकार गई है उन कारणों को दूर करने के लिए काम करेंगे। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि अभी तक के परिणामों में कुल डाले गए मतों का केवल 32.2% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले जी। अभी भी 3/4 जनता ने अभी भी इस सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ वोट दिया है। तो इनकी जिम्मेदारी और बनती है कि ये सारी की सारी जनता के उम्मीदों पर खरे। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कुछ तो मजबूरियां हुई होंगी तभी ये नतीजा है। पंकज जी, मजबूरियां क्या सिर्फ ये कांग्रेस की हारी है? मतलब जनता ने क्या सिर्फ कांग्रेस को हराया है, ना कि बीजेपी को जिताया है? ये गुस्सा था कांग्रेस के प्रति क्या? देखिए आदित्य जी, बादल साहब ने एक बात करी कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था। मैं क्षमा चाहता हूं, उनसे सहमत नहीं हूं कि भ्रष्टाचार मुद्दा था ही नहीं। यदि भ्रष्टाचार मुद्दा होता तो मुद्दा क्या था? मैं उसी उत्तर पर आपके उत्तर पर पंकज जी, भ्रष्टाचार का ही मुद्दा एक सबसे बड़ा था जिसकी वजह से दिल्ली में जो सरकार बनी। उसी का उत्तर दे रहा हूं। मेरी बात पूरी हो जाएगी तो संभवतः उत्तर मिल जाएगा जी। भ्रष्टाचार यदि मुद्दा होता तो आज मध्य प्रदेश में विधानसभा में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती। भ्रष्टाचार मुद्दा होता तो आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को फिर लोकसभा में लगभग 27 सीटें नहीं मिलती जी। चुनाव से 2 दिन पूर्व संघ से जुड़े एक बड़े व्यक्ति की व्यापम घोटाले में गिरफ्तारी होती है। परसों एक आईजी के घर, मेरा उत्तर सुन ले। आदित्य जी मेरी बात पूरी नहीं होगी, आदित्य जी मेरी उत्तर पूरा नहीं होगा तो आपका मेरी बात पूरी तो आपको उत्तर नहीं मिल पाएगा। अगर भ्रष्टाचार मुद्दा होता, मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं है, मुद्दा वो है जो बादल साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई, वो मुद्दा है कि ये चुनाव था प्रचार और विचार के बीच। जी। और जब प्रचार विचार के ऊपर हावी हो जाता है, आपकी राजनीति यदि व्यापार की शैली में होती है और यदि आप पॉलिटिक्स को आप ट्रेड्स के जैसे उसकी मार्केटिंग करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो निश्चित तौर पे गंभीर चिंता का विषय है। और यदि देश की राजनीति में पूरी पंकज जी मैं आपके पास आता हूं, इससे सीधे रुख करते हैं इस वक्त बीजेपी मुख्यालय का, भोपाल के दीनदयाल परिसर में बीजेपी मुख्यालय का, जहां पर हमारे संवाददाता मनीष गौतम हमारे साथ मौजूद है। मनीष, बीजेपी को लगभग मैंडेट मिल चुका है, एक जनादेश जो है जनता ने लगभग जनता का जो आदेश है वो मिल चुका है बीजेपी को, एनडीए को। किस तरह का माहौल आप बीजेपी दफ्तर में देख पा रहे हैं? क्योंकि हम दिन भर से देख रहे हैं, आप वहां पर मौजूद हैं, शाम से ही, दोपहर से ही लगभग कहें कि एक खुशी का माहौल देखने को मिला, फूल मालाएं, ढोल नगाड़े, लड्डुआ बटना शुरू हो गए थे। किस तरह का माहौल इस वक्त आप बीजेपी दफ्तर में देख पा रहे हैं? किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है? लाइट लग गई है। जी हाँ, जहाँ तक जश्न की बात है तो निश्चित रूप से जश्न जो है वो सुबह से ही प्रारंभ हो गया था और तरह तरह से लोग जो है ढोल नगाड़ों के साथ में बीजेपी ऑफिस की तरफ आ रहे थे। पहले महिला मोर्चा के लोग आए, व्यापार प्रकोष्ठ के लोग आए, इस तरह मजदूर मोर्चा के लोग आए। कुल मिलाकर के पूरा आम जनता जो है, जिसको कहना चाहिए कि आम जीवन जो है वैसा दिखाई पड़ रहा था कि रिजल्ट आने के साथ ही साथ अधिकतर लोगों का रुख जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय की तरफ हो रहा है। और अब जबकि पूरे प्रदेश की स्थिति स्पष्ट हो गई है, 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की है और 2 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत पाए हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एक रोमांचकारी विजय का जो प्रमाण है, जो गवाह है, वो यह मुख्यालय बना है। यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के भोपाल के प्रत्याशी थे आलोक संजर और अन्य विधायक भी यहाँ पर आए और जो अभूतपूर्व जो जन सैलाब यहाँ पर दोपहर के वक्त में दिखाई पड़ रहा था, जिसमें कि भारी मात्रा में यहाँ पर पटाखे जलाए जा रहे थे और लाइटिंग आप देख सकते होंगे कि जो भाजपा की बिल्डिंग में दिखाई पड़ रही है, ये निश्चित रूप से इनकी खुशी का प्रतीक है। और जो जनादेश आज प्राप्त हुआ है पूरे राष्ट्र के अंदर और एक प्रकार से अभूतपूर्व सफलताएं एनडीए को जो मिलती हुई आज दिखाई पड़ी है, तो निश्चित रूप से उसका गवाह जो है, उसके सूचक जनता के साथ साथ यह पार्टी का मुख्यालय बना है। क्योंकि दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता जो है वो बिना मध्य प्रदेश के नहीं जा सकता और मध्य प्रदेश की 27 सीटें जो कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज से जीत के जा रही हैं, उनका भी अहम योगदान है। बिल्कुल मनीष, तस्वीरें भी दिख रही हैं, लाइट वहां पर लग गई है। कल तक इस तरह का माहौल नहीं था लेकिन आज लाइटें वहां पर जल गई हैं। एग्जिट पोल भी जो इससे पहले आ रहे थे वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए के पक्ष में बता रहे थे चीजें। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जब शिवराज सिंह चौहान बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे और उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे, साथ में आलोक संजर भोपाल के जो प्रत्याशी थे वो भी वहां पर मौजूद थे। हालांकि इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने एक बात जरूर कही थी
कि जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, आलोक संजर का उन्होंने उदाहरण दिया था कि कार्यालय में काम करने वाले, जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता आज जब सांसद बनता है तो ये सिर्फ बीजेपी के अंदर ही संभव है। मैं बात कर रहा था पंकज जी, मुद्दों की आपने बात करी, मुद्दे भ्रष्टाचार नहीं था, सिर्फ एक व्यापार और व्यवसाय को आपने मुद्दा बनाया। रजनीश जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या जनता सिर्फ विज्ञापनों और व्यवसाय, जो एक मीडिया का बताया जा रहा था कि विज्ञापनों का एक बड़ा वो चीज़ है, बहुत पैसा खर्च हुआ, क्या सिर्फ वहीं तक चीज़ें सीमित थी? देखिए, ये तो हार का बहुत सस्ता कारण ढूंढने का एक तरीका हो जाता है कि साहब इन्होंने प्रचार बहुत ऐसे किया और वैसे किया, हर हाथ शक्ति हर हाथ तरक्की के विज्ञापन क्या हमने देखे नहीं? सभी चैनलों पे, अखबारों में और जगह जगह होर्डिंग क्या कांग्रेस के हमने देखे नहीं? क्या राहुल गांधी की ब्रांडिंग हमने देखी नहीं? और सरकार में रहते हुए जो भारत निर्माण की ब्रांडिंग चली, विज्ञापन का दौर चला, सिलसिला चला, वो क्या हमने देखा नहीं? मुझे लगता है जो बात मुद्दों की है, महंगाई की है, अराजकता की है, भ्रष्टाचार की है, नीतियों की असफलता की है, योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल उठे हैं, मुझे लगता है, और एरोगेंसी की, उससे भी बड़ा एरोगेंसी, राहुल गांधी एक बार भी आके महंगाई के मुद्दे पर नहीं बोले। सोनिया गांधी जो एनईसी के नाते सरकार पर दखल रखती थी, वो एक बार भी महंगाई भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नहीं बोले। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कब होती है? तब होती है जब सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगाता है सीबीआई को, उसके बाद शुरू होती है, उसके पहले कोई कार्रवाई नहीं होती। ये जो कारण रहे जनता ने देखे हैं, और आप देख रहे पिछले 4-5 साल से पहली बार यहाँ का जो उदासीन समझा जाने वाला वर्ग रहा है, छात्र वर्ग, युवा वर्ग, वो सड़कों पर आया है, जंतर मंतर पर हो या देश में और कहीं भी आम छोटी जगह हो, तो जनता में आक्रोश बहुत तेज था। वो जनता जो भोग रही थी, झेल रही थी, उसकी अभिव्यक्ति वोट के स्वरूप में भाई है, आज उसका परिणाम सामने है। बिल्कुल सही बात कही आपने रजनीश जी। बादल साहब, आपको क्या लगता है, जैसा उन्होंने, रजनीश जी ने कहा कि जो भी पार्टी, कभी भी चुनाव की बात होती है तो सभी अपनी अपनी पार्टी की ब्रांडिंग करते हैं, अपने अपने प्रत्याशियों के फेवर में तमाम सभाएं की जाती हैं, तरह तरह के जतन किए जाते हैं उन्हें जिताने के लिए। तो ये तो मुद्दा इस फोरम पे लगभग एक तरीके से नगण्य है। सबसे बड़ी बात जो निकल कर के आती है कि जो खास मुद्दे हैं, जैसे महंगाई का है, भ्रष्टाचार का है, जिससे जनता, जो आम जनता है, एक तो राजनीतिक परिदृश्य होता है जहां पर उनको ये आकलन करना पड़ता है कि क्या वाकई ये मुद्दे सारपूर्वक हैं या सारहीन हैं, और दूसरा एक जनता है, जो जनता जो इन सब मुद्दों से त्रस्त होती है या लाभान्वित होती है। एक जनता पार्टी का कार्यकाल था जब जनता बड़ी खुश हुआ करती थी, और आज हम ये देखते हैं कि आज नरेंद्र मोदी की जो लहर आई, या लहर कहें या जनता का जनादेश कहें, आज जो जनादेश निकल कर के सामने आया, लगभग पूरे देश में एक जैसा माहौल है। तो इसके पीछे क्या बात आप समझते हैं? ये जो पंकज भाई ने कहा था ना, वो बात सही है कि भ्रष्टाचार केवल दिल्ली में ही नहीं था जी, मध्य प्रदेश में भी था और राज्यों में भी था। लेकिन एक कहावत है कि बद अच्छा बदनाम बुरा जी। कांग्रेस के मामले में ये परसेप्शन बन गया था कि वही पूरी भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, और ये परसेप्शन गलत भी नहीं था। यह एक बात ये भी है कि जैसे यूपीए की सरकार थी, तो यूपीए सरकार को आम जनता से अमूमन ये देखा गया, तरह तरह के जब भी निर्णय लिए गए तो आम जनता से बहुत ज्यादा सरोकार नजर नहीं आया। नहीं, कभी एरोगेंस। आप 5 रुपए में दिल्ली में खाना खाया जा सकता है, भरपेट खाना, ये बयान कांग्रेसियों ने दिए। अभी आपकी चलाचली की बेला है, 2 दिन पहले आपने कैबिनेट की मीटिंग की, 4.66% शेयर आपने बीएचईएल के बेचने का फैसला ले लिया। अभी आप राष्ट्रपति को त्यागपत्र देने के लिए जा रहे हैं, उसके पहले कैबिनेट की मीटिंग में 14% रेलवे का फेयर आपने बढ़ाने का फैसला ले लिया। तो ये जो एरोगेंस थी, ये जो निर्ममता थी आर्थिक नीतियों को बड़े लोगों के लिए लागू करने के मामले में, वो बात थी। और जहां तक अग्रवाल जी ने जो कहा है, देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि पैसे का प्रयोग पहले नहीं होता था। आम सभाएं होना एक अलग बात है, किताबें छापना एक अलग बात है, लेकिन साबुन तेल की तरह नेताओं की मार्केटिंग करना, चाहे वो राहुल गांधी जी की मार्केटिंग हो, मोदी जी की मार्केटिंग हो, ऐसा पहली बार हुआ है, और ये शुभ लक्षण नहीं है। लेकिन ये एरोगेंस, ये इनकी मार्केटिंग छिंदवाड़ा में नहीं दिखाई दी। वहां पर तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, कमलनाथ, जो मंत्री भी रहे, उनको भारी मतों से जीत हासिल हुई है। लगभग 1,16,537 मतों से उन्होंने चौधरी चंद्रभान सिंह को पराजित किया। देखिए, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मैं छिंदवाड़ा गया था और वहां के लोगों ने कहा था कि यहाँ कमलनाथ जी नहीं जीतते, बीजेपी उन्हें जिताती है। जी पंकज जी, हो क्या गया है कांग्रेस को? प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस के यहाँ नहीं जीत पाए, अरुण यादव नहीं जीत पाए, इससे पहले कांतिलाल भूरिया भी प्रदेश अध्यक्ष रहे लंबे समय तक, वो भी हार गए।
उससे पहले सुरेश पचौरी हुआ करते थे विधानसभा के चुनाव में, वो भी हार गए। आखिर क्या कांग्रेस के नेताओं के अंदर कांग्रेस में जीतने की इच्छा शक्ति ही खत्म हो चुकी है क्या? देखिए आदित्य जी, जो भी आदमी किसी काम में जाता है, छोटा सा काम हो, तो वो चाहता है कि उसमें सफलता मिले। तो चुनाव तो बहुत बड़ी चीज है और आपका प्रश्न वाकई बहुत अच्छा है कि कांग्रेस को हो क्या गया। लेकिन इसी पर हम लोग भी विचार विमर्श कर रहे हैं कि पिछले 6 महीने में यदि हम मध्य प्रदेश का चुनाव हारे, राजस्थान का विधानसभा चुनाव हारे, छत्तीसगढ़ का चुनाव, क्यों नहीं किया, तभी क्यों नहीं? मैं उसी बात के ऊपर आ रहा हूँ, आपकी उसी बात के ऊपर आ रहा हूँ कि जिस प्रकार की स्थिति कांग्रेस पार्टी की वर्तमान समय में है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है। और जब यदि कोई आप बड़ी सर्जरी करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं और जब तक वो सारे टेस्ट फाइनल नहीं हो जाएंगे, प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होगा डिजीज का। विधानसभा चुनावों के परिणाम के बाद भी यही बात सामने आई थी कि एक बड़ी सर्जरी करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव कुछ ही समय बाद सामने है। लोकसभा चुनाव भी निकल गए, विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव का परिणाम भी हम देख पा रहे हैं। तो उस दौरान क्या सर्जरी नहीं हो पाई थी? देखिए नहीं, सर्जरी तो हुई है, जनता ने की है। देखिए जनता ने चीरफाड़ कर दी, सर्जरी नहीं करी है, जनता ने चीरफाड़ कर दी। और जनता जनार्दन है, कर रहे हैं आप, ये बात अच्छी जो सच है उसको स्वीकार करने में क्या गुरेज है। और देखिए आदित्य जी, जनता जनार्दन है, उसको पूरा अधिकार है कि वो किसी को साबुत रखे, चीरफाड़ करे, और हम उसके जनता के आदेश का सम्मान करते हैं क्योंकि ये लोकतंत्र और कांग्रेस पार्टी का भरोसा इसमें। लेकिन एक बात का आश्वासन मैं आपको देता हूं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते बोल रहे हैं कि चाहे 77 हो चाहे 89, हम अपनी बात जारी रखेंगे, लेकिन हम इसके पहले आपको लिए चलते हैं बीजेपी कार्यालय, जहां पर हमारे भोपाल के प्रत्याशी आलोक संजर जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मनीष, आपके साथ आलोक संजर मौजूद हैं। लगभग जीत इनकी तय मानी जा रही थी। किस तरह का उत्साह इनको देखा जा रहा है? क्या परिणाम वाकई घोषित हो चुके हैं? अब क्या आलोक संजर की जीत तय हो गई है? उतारो। तो मनीष गौतम जी का दोबारा रुख करेंगे। आलोक संजर उनके साथ मौजूद हैं। टेक्निकल एक समस्या आ रही है कहीं ना कहीं। माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कुशाभाऊ ठाकरे, राजमाता सिंधिया, अभी मैंने उनकी मूर्तियों पर माल्यार्पण किया है और ये जीत उन्हीं को समर्पित है क्योंकि इस विचार को खड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया है। बहुत छोटे से स्टार्ट किया था, आज इतना विशाल समंदर की भांति भारतीय जनता पार्टी संगठन पूरे देश में है। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। और एक छोटा सा कार्यकर्ता जिसको भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया, बिना मांगे मुझको टिकट दिया, तो मैं तो खुशी के मारे, मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मुझे टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने मुझे आशीर्वाद दिया, कार्यकर्ताओं ने मुझे प्रेम दिया, जनता ने मुझे समर्थन दिया। जब सबने दिया ही दिया तो ये आलोक संजर आज बन गया है दिया। कमल ज्योति जलाऊंगा, जल गई है, उस ज्योति से जहाँ जहाँ अंधेरा में आलोक फैलाऊंगा। क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? अभी मैंने स्वास्थ्य के बारे में चिंता करी हुई है कि स्वास्थ्य संबंधी जो है उस पर मैं बहुत चिंता करूंगा। सरकारी अस्पतालों की जो स्थिति ठीक नहीं है, उनको ठीक करने का प्रयास करूंगा। एजुकेशन हब के बारे में बार बार बोलता हूँ। एक स्पोर्ट्स हब के बारे में मैंने चर्चा करी, क्योंकि भोपाल को पहले हॉकी की नर्सरी कहा जाता था। यहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी निकले, जलालुद्दीन साहब जैसे खिलाड़ी निकले जिन्होंने मेलबोर्न में जाके धूम मचाई थी। अखबारों में लिखा गया था कि भोपाल का सितारा मेलबोर्न में चमका। ऐसे बहुत सारे सितारे भोपाल में हैं, उनको चमकने का इंतज़ार है। मैं कोशिश करूंगा कि उनके लिए ग्राउंड हो, अच्छे ग्राउंड्स बनाने के प्रयास करूंगा और इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही यहाँ पर अपना जो हवाई मार्ग की सेवाएं उसको अच्छी सुदृढ़ हो सकें, इंटरनेशनल उसमें जुड़ सकें। कार्गो के बारे में बार बार बोल रहा हूँ। ऐसी रेल मार्ग, क्योंकि मध्य में हमारा भोपाल है, रेल मार्ग भी ठीक हो सके, यहाँ से भी अच्छी वो ट्रेन आ सकें। और देश में हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं, उनको मैं नीचे तक ले जाने वाला हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री की योजनाओं के कारण ही आज ये स्थिति बनी है कि मैं इतने बहुतायत वोटों से चुनाव जीता हूँ। देश में मोदी जी की लहर, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की लहर, कार्यकर्ताओं जी की असीम मेहनत, ये सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी का एक सुंदर सा कमल भोपाल में खिलाया है। अब मेरा धर्म बनता है कि इसकी खुशबू आखिरी व्यक्ति तक पहुँचा सकूँ। मैं चिंतन करूँगा, मनन करूँगा और पूरी शिद्दत से काम करूँगा। निश्चित रूप से इसकी खुशबू अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इस भावना के साथ में आपको डीडी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता मनीष गौतम के साथ बीजेपी मुख्यालय से भोपाल के प्रत्याशी आलोक संजर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मौजूद थे, जो काफी अंतर से जीते हैं। भोपाल से पीसी शर्मा को इन्होंने हराया है। ग्वालियर का रुख करेंगे एक बार फिर। हमारे संवाददाता ग्वालियर से नवीन जुड़ गए हैं। नवीन, क्या तोमर वहां पहुंचे हैं? नरेंद्र सिंह तोमर पहुंच पाए हैं? अब तक कोई सूचना मिल पा रही है आपको?
देखिए मैं आपको बताऊं कि अभी नरेंद्र सिंह तोमर अभी तक नहीं आए हैं और उन्हीं का इंतजार यहाँ पर हो रहा है काफी बेसब्री से, क्योंकि उनका आने का पहले 7 बजे का टाइम था, लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है वो कल लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक वो यहाँ पहुँचने का है। और जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वह भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कब तक यहाँ पहुँचते हैं और उनको प्रमाण पत्र कब दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके का ग्वालियर सीट जो सबसे ज्यादा सनसनी फैलाने वाली सीट थी, क्योंकि यहाँ पर जो शुरू से ही मुकाबला था वो काफी कड़ा मुकाबला था और अंत तक ये मुकाबला कड़ा रहा। 5 राउंड होने के बाद केवल 1700 की कुछ लीड केवल नरेंद्र सिंह दे रहे थे अशोक सिंह को, लेकिन लगभग 6 राउंड के बाद एकदम पासा पलटा और 8000 वोटों की लीड देने लगे और लास्ट में जाके 29,699 वोटों की लीड देकर नरेंद्र सिंह ने विजयश्री प्राप्त की है। तो कह सकते हैं मोदी लहर भी है और अभी जो उनके कार्यकर्ता है वे खुशियां मना रहे हैं और बीजेपी जो दफ्तर है जिला दफ्तर उस पर भी काफी कार्यकर्ता इकट्ठे होते जा रहे हैं। अभी मोदी हाउस जो यहाँ पर एक ऑफिस बनाया गया था अलग से, उस पर भी कार्यकर्ता पहुंचना शुरू हो गए और वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का इंतजार कर। धन्यवाद। बिल्कुल हमें भी इंतजार रहेगा नरेंद्र सिंह तोमर जैसे ही वहाँ पहुंचे, हमें भी इंतजार रहेगा नरेंद्र सिंह तोमर के पहुंचने का और जैसे ही नरेंद्र सिंह तोमर वहाँ पहुंचेंगे हम आपसे संपर्क दोबारा करने की कोशिश करेंगे। और अब हमारे साथ जनादेश कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता शैलेंद्र छेली जी। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा अभी आपने वीडियो देखा, आलोक संजय जी बोल रहे थे कि हॉकी की नर्सरी रहा है भोपाल, हॉकी के क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाएंगे और भी बहुत सारी बातें की, जो घोषणाएं उन्होंने की हैं उसके ऊपर खरा उतरने की कोशिश करेंगे, कमल ज्योति जलाएंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आलोक भाई को जीत की बधाई तो दूंगा, लेकिन एक बात आपको बताऊं कि बीजेपी की इस जीत से हम सबकी चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं। पहले तो देश के पूंजीपति, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, कारपोरेट घराने चुनाव में चंदा देते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कारपोरेट घरानों और फासिस्ट सांप्रदायिक ताकतों ने गठजोड़ करके एक व्यक्ति को ब्रांड बना के उसमें पूंजी लगाई, जो उसने आज तक भी नहीं कहा कि वो देश के सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा करेंगे। उन्होंने आज तक भी नहीं कहा कि वो देश के श्रम कानूनों की रक्षा करेंगे। तो मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, ये दरअसल हम लोगों के आत्मविश्लेषण का समय है कि हम अपने सीमित संसाधनों के बावजूद आम जनता में वो समझ क्यों नहीं विकसित कर पाए कि इस चुनाव को सार्वजनिक क्षेत्र पे मंडरा रहे खतरों के रूप में भी देखा जाना चाहिए। आम जनता समझदार नहीं, यह हमारी कमजोरी है कि हम इस बात को सही ढंग से समझा ना पाए। जनता की समझदारी पे हम कभी शक नहीं करते, जनता बहुत सोच समझ के फैसला देती है, लेकिन हमारी ये कमजोरी है कि हम देश में श्रम कानूनों के पक्ष में माहौल खड़ा नहीं कर पाए। और तो और जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों जो एक वक्तव्य दूरदर्शन के संबंध में दिया था, तो मैं तो इस जीत को दूरदर्शन के संकट के रूप में मिला है, स्पष्ट बहुमत मिला है, उसके बावजूद भी आप इस तरह की बात बोल रहे हैं। हम इसको संकट के रूप में देखते हैं ये, और इस संकट को हम आने वाले समय में एक चैलेंज के रूप में देखते हैं। क्या ये संकट है? क्या ये संकट है? देखिए, बचने का तरीका क्या हो सकता है? पश्चिम बंगाल में क्या हुआ जी, आज पूरे देश में लेफ्ट का क्या हश्र हुआ? मुझे लगता है कि तरीका बहुत सस्ता हो गया है। आप विचार की बात करिए, मुद्दों की बात करिए, चुनौतियों की बात करिए। जो बात हो रही थी, महंगाई के मसला है, जनता ने अपनी अभिव्यक्ति जो दी है वोट के रूप में मतदान करके, हम उसको नकार नहीं सकते। हम अपनी बुद्धिमानी बता रहे हैं, जनता बुद्धिमान है। जनादेश